So, a very good morning to you all. Today, we are going to solve Physical Education 2023 paper, and we will start with the MCQs. Okay. So, this question tells us to identify the asana, and we know this is Bhujang asana. Okay, and dash pose is like cobra, that is also Bhujang asana. As you can see, it is looking like a cobra. Okay. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं. ट्रेड्स लाइक सैडनेस, मूड स्विंग्स एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी आर रिलेटेड विथ न्यूरोटिज्म. ठीक है, यही है उसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री. तो बोयंट फोर्स जो होता है, जो फ्लूइड से रिलेटेड होता है, वो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री में हेल्प नहीं करता है. ठीक. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, और जॉइंट स्ट्रक्चर करता है, प्रीवियस इंजरी भी करता है, एज एंड जेंडर भी करता है, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ लंग्स, एंड्योरेंस वगैरह फैक्टर्स में ज़्यादा आपको एक फैक्टर रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं रहता है. फिर फार्टलेग ट्रेनिंग जो होता है वो एक्चुअली एंड्योरेंस को ट्रेन करने के लिए होता है. फिर बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग. तो हम लोग ने देखा था कि जो हम लोग के SQP में है, जो अभी इस साल का SQP है, उसमें अडेप्टेशन एबिलिटी लिखा हुआ है, लेकिन वो आंसर एक्चुअली रॉन्ग है. ठीक है, सो अगर आप लोगों ने अडेप्टेशन एबिलिटी इसका पढ़ा होगा तो वो एक्चुअली गलत है. ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है? इसका एक्चुअल आंसर है कपलिंग एबिलिटी. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. ठीक. द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इम्प्रूविंग एंड्योरेंस परफॉर्मेंस. तो इसका आंसर सिंपली लैक्टिक एसिड है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेट. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेट का एवरेज लोकेशन बताता है. ठीक. अब हम लोग 9th क्वेश्चन में आते हैं कि एग्रेशन एक पार्ट होता है ह्यूमन बिहेवियर का, ताकि वो स्ट्रगल कर सके हायर अचीवमेंट्स के लिए, और ये इनएविटेबल और इनसेपरेबल भी होता है. ठीक है, तो इसका हम लोग का आंसर है सिंपली ए, क्योंकि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है और इसको एक रीजनेबल एक्सटेंट तक के ठीक ठाक एक्सप्लेन किया भी गया. ठीक. फिर आता है रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज़ टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, वो एनर्जी नहीं देता, वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है और डिजीजेस से एक हद तक हेल्प करता है, बट इट्स डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल, और सेल रिपेरेशन में भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता वाटर का. फिर बोल रहा है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है. तो आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन B और C ही होते हैं, और ये A, D, E, K ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट यूज टू क्योर अस्थमा. तो इसका आंसर है पर्वतासन. यही जो है वो अस्थमा के क्योर में काम नहीं आता, बाकी धनुरासन, भुजंगासन, ताड़ासन ये सब काम आते हैं. फिर 13, हाउ मैनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स. तो इसका हम लोग ने फॉर्मूला सिंपली याद किया हुआ है, जो कि होता है n-1. क्या होता है? n-1. तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 18. ठीक है, ये हम लोग ने SQP में मोस्ट ऑफ द MCQs SQP के ही हैं, तो हम लोग का बेसिकली रिवीजन हो जा रहा है. फिर नॉकआउट टूर्नामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट. आप लोग को मालूम ही होगा ये चीज़, तो बहुत ईजी है. ठीक है. फिर बोल रहा है कि डेफलिम्पिक गेम्स कब ऑर्गेनाइज हुआ था. ठीक है, तो 1924 में हुआ था. ठीक. आपको ये याद रखना है कि जो 1960 में क्या हुआ था सबसे पहले ऑर्गेनाइज, वो हुआ था आपका पैरालंपिक गेम्स. ठीक, पैरालंपिक गेम्स हुआ था. अब आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग, ये भी आप लोग को मालूम है कि नॉक नी होगा, नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, है ना, या गेनु वल्गम जो बोलते हैं. तो नॉक नी का दूसरा नाम गेनु वल्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. बहुत लोग को नहीं भी मालूम होता है. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे मैच कर देता हूँ. ठीक है. फिर काइफोसिस क्या है? काइफोसिस, ये पहले बाउल एक्स कर लेते हैं. वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन दे आर स्टैंडिंग टुगेदर. तो ये 2 हो गया. फिर काइफोसिस होगा इंक्रीज
एग्जैजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व, और लॉर्डोसिस होगा इनवर्ट कर्वेचर ऑफ स्पाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर ये तो आप लोग को आता ही होगा, तो इसका भी आंसर ए ही है सिंपली। कैसे? क्योंकि प्लेट टैपिंग टेस्ट में आपका स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट देखा जा रहा है, पुशअप में आपका अपर स्ट्रेंथ देखा जा रहा है, पार्शियल कर्ल अप में अब्डोमिनल स्ट्रेंथ देखा जा रहा है, और मॉडिफाइड पुशअप में अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ऑफ गर्ल्स देखा जा रहा है। ठीक है, फिर लिखा है कि मेनार्की किससे रिलेटेड होता है? मेनार्की रिलेटेड होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन विमेन। तो अगर मेनार्की नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं इनिशिएट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी को हम लोग करेंगे अटेम्प्ट आंसर की से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसका सोल्यूशन देख के। ठीक है, तो बोल रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस आर एरोबिक कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रिजर्व, एनारोबिक कैपेसिटी, मूवमेंट इकोनॉमी, मसल कंपोजिशन एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। ये लैक्टिक एसिड टॉलरेंस वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो लिख के आना ही है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का टॉलरेंस हमारे उसमें होना चाहिए, मूवमेंट इकोनॉमी अच्छा होना चाहिए, और एरोबिक कैपेसिटी और एनारोबिक कैपेसिटी तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस में ही आ जाएगा, दोनों पॉइंट सेम है। तो आपको क्या लिखना है? लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, उसमें एनारोबिक कैपेसिटी बोल देना बढ़ जाती है, और एक एरोबिक कैपेसिटी दूसरा पॉइंट में एरोबिक कैपेसिटी, और फिर आप तीसरा पॉइंट ऐड करना चाहे तो मूवमेंट इकोनॉमी या मसल कंपोजिशन को भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट लिखने या 3 पॉइंट लिख के आने। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग? गोल सेटिंग इज अ मेंटल टेक्निक। ठीक है, ये कॉग्निटिव होता है, याद रखना। मेंटल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड to increase an individual's commitment towards achieving a specific standard of proficiency on a task within a specified time. The process of establishing a level of performance proficiency that should be reached within a prescribed time period is known as goal setting. ठीक है, इसको अपने आप से भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें लिखा है, और एनी अदर रेलेवेंट आंसर। फिर बोल रहे हैं डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप। इसको भी हम लोग ने SQP में बहुत अच्छे से समझा, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ अ जॉइंट। जॉइंट का हम लोग मैक्सिमम रेंज में मूव कर सके, उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ द मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स दैट एनेबल्स द जॉइंट ऑफ द बॉडी टू मूव ईजिली थ्रू अ कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट। कंप्लीट रेंज ऑफ मूवमेंट हो रहा है जॉइंट का विद द हेल्प ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ठीक है, तो वो क्वालिटी जितनी रहेगी अच्छी मसल, लिगामेंट्स, टेंडन्स की, उतना अच्छे तरीके से रेंज ऑफ मूवमेंट होगा। ठीक है, फिर लिखा है कि 2 टाइप के फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। मैंने बताया था आपको, एक्टिव में स्टैटिक होता है और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है जो कि आप किसी और एक्सटर्नल हेल्प के बिना आप वो कर पा रहे हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप एक फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर रहे हैं, जॉइंट को आप मूव कर रहे हैं रेंज में विथ एन एक्सटर्नल हेल्प, चाहे वो आपका लिम्ब भी हो सकता है, हाथ हो सकता है, चाहे वो कोई एक दीवार हो सकती है, चाहे वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो एक कोई पार्टनर हो सकता है। ठीक है, फिर एल्यूसिडेट एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। तो हम लोग ने ये भी डिस्कस बहुत अच्छे से किया है, और इधर इसमें देखो लिखा भी हुआ है ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, इम्पैक्टेड। तो ग्रीन स्टिक क्या है? इनकम्प्लीट ब्रेक ऑफ सॉफ्ट बोन्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इनकम्प्लीट ब्रेक होता है, एक ही साइड से क्रैक होता है, बेंड हो जाता है थोड़ा सा। कम्युनिटेड में अ बोन ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ट्रांसवर्स में स्ट्रेट ब्रेक होता है अक्रॉस द बोन। ऑब्लिक में बोन बेसिकली डायगनली ब्रेक होता है। तो इसको आप डायग्राम बना के आ जाओगे ना, तो आप डेफिनेशन में थोड़ा सा अंग्रेजी गलत भी लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टिक हो जाएगा। इम्पैक्टेड में क्या होता है? इम्पैक्टेड में जब जो बोन 2 टुकड़े में टूटा हुआ है वो एक दूसरे के ऊपर घुस जाए, ड्रिवन इनटू ईच अदर, या फिर जैम्ड टुगेदर। ठीक है, उसको हम लोग इम्पैक्टेड बोलेंगे।
अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ BMI, कैलकुलेट BMI ऑफ अ चाइल्ड हुज वेट इज़ 72 kg एंड हाइट इज़ 1.68 मीटर्स। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि BMI का फॉर्मूला होता है वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट स्क्वायर, और क्योंकि ये यूनिट में ही दिया गया, केजीज में दिया गया और मीटर्स में दिया गया, आपको यूनिट चेंज कभी नहीं करना पड़ेगा। मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा है कि उसमें यूनिट कोई और दिया और आपको कन्वर्ट करके यूनिट को उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ रहा है। वो फिज़िक्स के पेपर में आते हैं और मैथ्स के पेपर में आते हैं, मेरे को आज तक पी के पेपर में तो नहीं दिखा। सिंपली 72 डिवाइडेड बाय 1.68 इंटू 1.68 कर दोगे और इसका रेंज आ जाएगा 25.51 के अराउंड, जो कि हल्का सा ओवरवेट के उसमें आता है, बाकी तो बहुत ही हेल्दी रेंज है आई थिंक। फिर 24 बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ना हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं, हालांकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए रहता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी ड्रिवन फूड्स वही रहते हैं, और लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम रहती है, ना के बराबर रहती है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट लिखा है कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स, और उसमें लिखा है कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, हमको डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं, कोई भी डिजीज़ होता है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये एक बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी गिविंग सोर्स है। क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और एग्जांपल दे दिया गया है फोर्थ पॉइंट में, क्या दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक, अब देखो ये आपको 2 मार्क्स का है, लेकिन आपको 4 पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं। ठीक है, इसमें लिखा है एनी रिलेवेंट 2 पॉइंट्स, लेकिन आप कोशिश करना कि 3 से 4 पॉइंट आप लिख के आए। ठीक, सेक्शन सी में अब आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ एडवांटेजियस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 एडवांटेज। तो हम लोग ने, आप देखे होंगे, हम लोग ने अभी तक के 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं, 3 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। हर एक पेपर में ये लिखा आ रहा है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है। आप और देख लो भाई, मैं जितने भी वीडियो में डिस्कस किए हैं ये हर समय हुआ है, हर समय। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हो सकता है इस साल भी आए, तो इसको तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। फिर लिखा है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर। तो पहला होता है फिजिकल इम्प्रूवमेंट, फिर मेंटल इम्प्रूवमेंट, फिर सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, फिर लेवल ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो कम होता है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, सोशल इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, कॉग्निटिव स्किल बढ़ जाता है, स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ थोड़ा बढ़ जाता है, रिक्रिएशन और फन भी होता है, और एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, फिर 26 होता है राइट द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, विटामिन के, मेंशन देयर सोर्सेज। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको करके जाओ भाई, आएगा ये क्वेश्चन। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करवाना, उनका पैराथॉर्मोन I am reading this for the first time, so let us remember it. It maintains the function of parathormone. So it maintains the functions of parathormone, the hormone secreted by the parathyroid glands. ठीक है, तो ये पैराथॉर्मोन को भी मेंटेन करता है, आपको याद रख लेना है इसको। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ कि पैराथॉर्मोन वाले हार्मोन को भी वो मेंटेन करता है। फिर थर्ड है इट हेल्प्स टू कीप द टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सोर्सेज क्या है? सन रेज है, मिल्क है, फिश है, लिवर ऑयल है, बटर है। ठीक है, वो भी होता है आई थिंक विटामिन डी का तो हाँ बहुत ज़्यादा तो सोर्स नहीं है, मिल्क, फिश, लिवर ऑयल, बटर। या फिर फंक्शंस ऑफ विटामिन के होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बोन स्ट्रेंथ और हार्ट हेल्थ को वो मेंटेन रखता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड से रिलेटेड है तो हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन रखेगा। फिर हेल्प्स टू फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोगों ने ये फेमस कोट तो सुना ही होगा हर किसी के मुंह से कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उसी ट्रिक से आप याद रखो कि विटामिन के भी माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटेट करता है। ठीक है, फिर सोर्सेज ऑफ विटामिन के क्या है? सोर्सेज ऑफ विटामिन के है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज,
मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जो भी साग सब्जी खाते हैं उससे विटामिन के मिलता है, उससे आपका रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसलिए साग सब्जी खाना चाहिए, जो कि मैं नहीं खाता हूँ। फिर 27th की बात करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। Functions of directing. Directing requires leadership quality, making the employees aware about their duties and responsibilities, includes supervision and motivation, ठीक है, guiding and inspiring and instructing people to accomplish organization's goals, ensures coordination. Functions of controlling, ठीक है, establishing standards, ensure that actual performance is in accordance with the planned performance, involve imparting instructions to employees to achieve common goal, help to revise the standard in the light of changing circumstances and environment. How can we enhance the sports performance with the help of self-talk and self-esteem? Explain. Self-talk and self-esteem enhance the sports performance by the following ways. Self-esteem, it controls the negative thoughts, boosts the self-confidence, controls emotion and anxiety, helps in skill acquisition. Self-esteem helps in decision making, taking up challenges, increasing in potential to change oneself. Increased self-esteem leads to improvement in performance, resulting in successful accomplishment of a goal. फिर सेल्फ टॉक होता है क्रिएटिंग एंड टू चेंज अ मूड, है ना, चाहे आप उदास हो तो आपको खुश करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को सेल्फ टॉक करते हैं। बिल्डिंग एंड डेवलपिंग सेल्फ एफिकेसी, है ना, एफिकेसी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, गूगल भैया से पूछ लेते हैं क्या होता है भैया एफिकेसी। एफिकेसी बहुत सुना हुआ वर्ड है बट मैंने भूल गया क्या था, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ समथिंग like a drug or medical treatment to bring about the results that are wanted. Efficacy मतलब कि efficiency of something to bring to complete an objective. Self efficacy मतलब self efficiency आप समझ लीजिए, ठीक है। Controlling efforts, ठीक, focusing attention or concentration, improve overall performance, giving oneself instructions to carry out a task, helps to improve stressful situations, helps to substitute this is too difficult or टू आई कैन डू दिस। क्या बात है, क्या बात है। 29 एलुसिडेट एनी 6 effects ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अरे बहुत ही सस्ता क्वेश्चन बट चलो इसको याद रख लो। उससे मसल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, मसल का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल, है ना, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ of ligaments and tendons, increase in size and number of mitochondria, increase in myoglobin storage, increase in glycogen storage, increase in oxidation metabolism, increased in lactic acid tolerance, better posture, delayed fatigue. What do you understand by round shoulders deformity? Suggest any 4 corrective measures for round shoulders. Round shoulder is a postural deformity in which shoulders are bent forward from the ideal alignment, thereby giving a narrow curve to the upper back. In this postural deformity, the shoulders become round and sometimes they seem to be bent forward. क्या करेक्टिव मेजर हो सकता है? आप इसमें चक्रासन और धनुरासन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको लटकना है, ठीक है। Keep your tips of fingers on your shoulders and rotate your elbows in clockwise and anti-clockwise direction, जो कि आप लोग बचपन में कर चुके होंगे आई गेस। फिर होता है पुलअप्स, आप पुलअप्स भी कर सकते हैं, आप भुजंग आसन और उष्ट आसन भी कर सकते हैं। आप शोल्डर्स को पुल द शोल्डर्स बैकवर्ड एंड सी अपवर्ड। अच्छा इसको ओके, भुजंग आसन का ही आप खड़े खड़े अगर भुजंग आसन करेंगे तो यही है, ठीक है। फिर चेस्ट स्ट्रेचेस, टीथ स्ट्रेचेस, वॉल स्ट्रेचेस, हैंड क्लैस्प स्ट्रेचेस एंड प्लैंक्स। तो आपको इसमें से कोई भी 4 करेक्टिव मेजर लिखने हैं, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन डी में आ गए हैं, ठीक है। तो अब इस फिक्चर को देख के हमको कुछ कुछ चीज़ें आंसर करनी है। तो लिखा है विच मेथड इज शोन इन द पिक्चर टू ड्रॉ फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट। What is the formula to calculate number of मैचेस? तो ये तो स्टेयरकेस मेथड है पहले का आंसर, और दूसरे का आंसर है इसका नंबर ऑफ मैचेस कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n-1/2। कैसे? n मल्टीप्लाइड बाय n-1/2। और नॉकआउट का क्या था? सिर्फ और सिर्फ n-1। लीग टूर्नामेंट का n मल्टीप्लाइड बाय n-1/2, ठीक है। लीग नहीं, स्टेयरकेस का, ठीक।
इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, लीग का ही दूसरा नाम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, ठीक है। विनर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट स्कोर, नंबर ऑफ मैचेस वन या मैचेस वन, या फिर अमेरिकन या ब्रिटिश मेथड भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखने लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 20 इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन लीग टूर्नामेंट, नंबर ऑफ मैचेस विल बी, तो वही n(n-1/2) वाले फॉर्मूले से आपको इसका आंसर कर देना है 21 मैचेस, ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए पूछा गया है कि आप किसी 4 कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दीजिए, तो ये हम आई थिंक कर लेंगे खुद ही से। देखो ये तो चार्ट ही बना दिया है कि क्या क्या होता है। एक्रेडिटेशन कमेटी तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं, फाइनेंस कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, सेरेमनी एंड डेकोरेशन कमेटी, प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, फिर एक वो भी होता है प्रेस कमेटी होती है, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, एंट्रीज एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग का है, अच्छा इधर ही है, हाँ, एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमेटी, ठीक है। तो स्टेशनरी बॉल का कुछ इससे दिखा रहा है और मूविंग बॉल का कुछ ऐसा टाइप का डायग्राम दिखा रहा है। बेस्ड ऑन द अबव स्टडी एंड नॉलेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच लॉ ऑफ मोशन विल बी अप्लाइड टू इनिशिएट मोशन ऑफ द बॉल एज डिपिक्टेड इन इलस्ट्रेशन ए। तो फर्स्ट लॉ हम लोग इनिशिएट करेंगे, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इन इलस्ट्रेशन बी, विच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉल टू स्लो इट डाउन, ठीक है। तो स्लो करने के लिए भी उसके ऊपर फोर्स हो रहा है एयर रेजिस्टेंस जो या फिर फ्रिक्शन, ठीक है। विच लॉ ऑफ मोशन विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बाउंस, होगा उस थर्ड लॉ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स अप्लाइड टू इट। तो ये सेकेंड, dash of an object, acceleration of the object directly depends on the mass, okay, acceleration होगा इसका आंसर, ठीक है। When a cricket ball is moving with a certain velocity, the player has to apply retarding force to bring the ball at rest in his hand, ठीक है। Which Newton's law is applied in the illustration? I think इसमें first law यूज हो रहा है ना, फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है ना गाइस, सेकेंड लॉ क्यों लिखा है? सेकेंड लॉ यूज हो रहा है सीरियसली, है ना। देखो फर्स्ट लॉ है। गाइस मैं फिजिक्स गलत नहीं पढ़ा हूँ। फर्स्ट लॉ है इसका आंसर, ठीक है। इसमें लोग सेकेंड लॉ लिख दिया। अरे भाई बहुत कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों। न्यूटन्स लॉ फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए अलग ही कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि हम लोग कुछ और तरीके से पढ़े, कॉमर्स वाले लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम भाई। ये बायोमैकेनिक्स खतरनाक वो है चैप्टर है, क्योंकि ना इसमें दोनों कॉमर्स वाले और फिजिक्स वाले देते हैं, और भाई साहब फिर तो हो गया। अब न्यूटन्स लॉ का वो डेफिनेशन एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ेंगे भाई, बस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 33, इन रिलेशन टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। फिर लोगो जो है वो एक्चुअली है स्पेशल ओलंपिक का सी, ठीक है। जब तुमको बहुत सारे हाथ वाथ ऐसे जोड़े हुए ऐसे सर्कल में देखेगा आपको, तो ये स्पेशल ओलंपिक का लोगो होगा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स? तो यूनिस कैनेडी भी लिख दोगे, इनफ है। यूनिस कैनेडी श्रीवर आपको याद है, जॉन एफ कैनेडी की बहन, है ना। आपको अगर याद है तो आप लिख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू फिगर बी, द हैंड शेप्स ऑफ ओके, गुड एंड ग्रेट डेट ओ माय गॉड। ठीक है, ये साइन पूछ रहा है किसका है, बी का, ठीक है। तो ये बोल रहा है इसका आंसर है डियाफ्लेक्स, ठीक, सॉरी डेफलिम्पिक्स। मैं डियाफ्लेक्स क्यों बोलता हूँ पता नहीं, ठीक है। फिर डी है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स इन रोम, ठीक है। कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 23 गाइस, इसको याद रख लो। 23 पार्टिसिपेंट्स थे, 23 कंट्रीज थे जो पार्टिसिपेट किए थे सबसे पहले पैरालंपिक गेम्स में 1960 में। कहाँ पे? रोम इटली में
किए थे। चलो ठीक है, 23 याद हो गया। Explain any 4 strategies to make physical activities accessible for children with special needs. So strategies पूछ रहा है, रेगुलर मेडिकल चेकअप कीजिए, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इंक्लूसिव फिजिकल एजुकेशन कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, रूल्स को मॉडिफाई कीजिए, प्ले कोड और कोड को मॉडिफाई कीजिए, इक्विपमेंट को मॉडिफाई कीजिए, आप पीपल को इन्वॉल्व कीजिए डिसीजन मेकिंग में, उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ दीजिए, आप कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम कीजिए, सोशल स्ट्रेटजीज़ बनाइए, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ बनाइए, और बस इतना ही। ठीक, सेक्शन ई में आ जाते हैं। सेक्शन ई भी बहुत ज़्यादा ईजी है। लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिक्ट डायग्राम। तो आप कोई भी 4 को बेसिकली एनलिस्ट कर दीजिए और उसमें से कोई एक का प्रोसीजर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो सब बता दीजिए। तो ताड़ासन होता है, कटी चक्रासन होता है, उत्तन पदासन होता है, अर्धहलासन होता है, सरल मत्स्य आसन होता है, सरल मत्स्य आसन क्या होता है भाई? मत्स्य आसन सुना था मैं, चलो ठीक है। गोमुख आसन होता है, उत्तन मंदुकासन होता है, ठीक है। मकर आसन होता है, भुजंग आसन होता है, शव आसन होता है, नदी शोधन प्राणायाम होता है, सितली प्राणायाम होता है, ठीक है। तो ये सब के स्टिक डायग्राम तुम देख सकते हो कैसे बनाए हुए हैं, ताड़ासन का, कटी चक्रासन का, उत्तन पदासन का, अर्धहलासन का, सरल मत्स्य आसन का, ठीक है, फिर गोमुख आसन का, फिर उत्तन मंदुकासन का, वक्र आसन का, भुजंग आसन का, मकर आसन का, शव आसन। भाई अरे शाउट आउट टू तन्मय चक्रधारी। नदी शोधन प्राणायाम, ठीक है, सितली प्राणायाम, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। स्टैंड स्ट्रेट ऑन द फ्लोर, टेक अ स्मॉल गैप बिटवीन फीट आफ्टर डीप हिल एलेशन, रेज बोथ द आर्म्स, कीप आर्म्स अपवर्ड बाय इंटरलॉकिंग फिंगर्स, come on toes by raising heels, feel the pressure of stretching from toes, try to maintain this pose along with slow and deep breathing. Contraindications: people suffering from headaches, low blood pressure and insomnia should avoid this asana. People suffering from diarrhea, neck and spinal injury should avoid this asana. What is the purpose of Rickley and Jones fitness test? Basically आप अभी तक की समझ ही गए होंगे कि ये SQP का बहुत सारा एलिमेंट्स इसी में है। मतलब 2023 के पेपर से SQP ने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। The senior citizen fitness test was developed by Rickley and Jones for the purpose of assessment of fitness of senior citizens. This test battery contains 6 tests which are designed mainly to assess the lower body strength, upper body strength, upper body flexibility, agility and aerobic endurance. तो marks to be given if student mention the purpose of 6 items. अच्छा, अगर आप पर्पस के साथ नहीं लिखोगे ना तो भाई तुमको बेसिकली नहीं मिलेगा मार्क्स। हाँ बेटा, समझ लो, ठीक है। तो इसका पर्पस मैं तुमको दिखा दूँ। पर्पस कहाँ पे? इसका मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। फिज़िकल एजुकेशन, SQP का मार्किंग स्कीम, मेरे ख्याल से यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला ही क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ये है, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो देखो, चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी, उसमें हम लोग लोअर बॉडी स्ट्रेंथ देखते हैं, लेग स्ट्रेंथ देखते हैं और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस देखते हैं। आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी, उसमें हम लोग अपर बॉडी स्ट्रेंथ देखते हैं, आर्म फ्लेक्सर चेक करते हैं और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चेक करते हैं। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है। लोअर बैक में आपका कितना फ्लेक्सिबिलिटी है। बैक स्क्रैच टेस्ट में अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक होती है और रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर्स चेक होता है।
8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी, उसमें हम लोग का मोटर एजिलिटी, स्पीड एंड बैलेंस चेक होता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट में कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस और रिकवरी चेक होती है। ठीक है, हाँ ठीक है। चेयर स्टैंड टेस्ट वाले प्रोसीजर को याद कर लो। तो चेयर शुड बी प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल और समवेयर इट गेट्स स्टेबलाइज्ड। Initially, the individual will sit on the chair, back straight, arms crossed, and firmly on the shoulder width apart. On the command go, the individual will stand completely and then return back to the initial position. This will be counted as one stand. The individual should be motivated to do maximum stands in 30 seconds. Maximum number of complete stands will be counted as score. If the individual is in halfway of the stand and the time is over, it will be counted as a full stand. फिर बोल रहा है डिफाइन स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स टू डेवलप इट। तो इसका स्ट्रेंथ का डेफिनेशन देख लीजिए। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू एक्सर्ट फोर्स इन सिंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर स्ट्रेंथ इज द फोर्स दैट अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस इन वन मैक्सिमम एफर्ट। ठीक है, तो मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज या आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो इसको भी रीड कर लेते हैं। दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट विजिबल एज देयर इज नो डायरेक्ट मूवमेंट, देयरफॉर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड। इन दीज एक्सरसाइजेज वर्क परफॉर्म कैनॉट बी सीन डायरेक्टली लाइक पुशिंग अ वॉल। ठीक है, there is no change in muscle length when such exercises are done. These exercises need less time and equipment and can be performed practically anywhere and everywhere. Isotonic exercise, in these exercises movement can be seen directly. Isotonic exercises result in toned muscles and increased muscle length. Example of isotonic exercises include running and jumping on the spot, weight training exercises and calisthenics exercises. Isokinetic exercise, these exercises are performed on specially designed machines. In isokinetic contraction, the muscles apply maximum force throughout the range of motion around the joint. Example, brisk walking on a treadmill, cycling on an exercise bike, etc. फिर आता है what is friction. Write the advantages and disadvantages of friction by giving suitable example from sports. Friction is a force acting over the area of contact between two surfaces in the direction opposite to that of a motion. ठीक है, in other words it is a force that resists movement. ठीक, advantages. Running and walking are the result of friction between grounds and the shoes. For example, an athlete uses spikes and a footballer uses studs. The grip in the badminton and tennis play a major role in performing a perfect shot. That is why a good grip is used for better friction. The friction between the tires and surface prevents cyclists from slipping and skidding. Also, a cyclist uses a pointed helmet to reduce friction. Gymnasts and javelin thrower used in magnesium powder to increase friction. ठीक है, फिर डिसएडवांटेज क्या है? इफ़ द एयर प्रेशर इन द साइकिल टायर्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, इट ड्यू टू एक्सेसिव फ्रिक्शन मोर एनर्जी इज यूज्ड, है ना. फिर ड्यूरिंग पोल वॉल्ट एन एथलीट में लूज ग्रिप ऑन द पोल इफ लेस फ्रिक्शन इज देयर. फ्रिक्शन कैन कॉज injuries because a player slides across the ground during the play. और इसके साथ ही हमारा ख़त्म होता है, क्या ख़त्म होता है, हम लोग का 2023 वाला पेपर ख़त्म होता है, जो कि बेसिकली लाइक बहुत ज़्यादा सिमिलर था हम लोग के SQP से, है ना. तो अब देखते हैं 2023 वाला SQP भी हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक, लास्ट जो पेपर रहेगा, और ये 5 आपके पेपर फिर बन जाएंगे. ठीक है, तो 5 पेपर इनफ होते हैं, उसी को रिवाइज करते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, आई होप आप लोग का फिज़िकल एजुकेशन का पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत मतलब बहुत अच्छा. ठीक है, तो बस फिर हम लोग ख़त्म करते हैं रिकॉर्डिंग.